आज टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यूज का मैराथन रहने वाला है, जबरदस्त वाला। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है। हम डॉक्टर मुकेश गोयल और बढ़िया से सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन चूज करना है आपको। पहला है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन कहाँ से है? जो हम स्टेजेस की बात करते हैं, प्री एक्टिव की बात करते हैं, इंटरएक्टिव स्टेज की बात करते हैं और पोस्ट एक्टिव स्टेज की बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ लेवल के साथ मैच मत कर देना, दीज आर स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो पहला, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम इंटरएक्टिव में जब इंटरेक्शन करते हैं, जैसे लेक्चर हम देते हैं क्लास में जाके, है ना, तो हम डायग्नोज कर रहे हैं चीजों को कि क्या चीजें उसमें है, निदान करने का शिक्षण की प्रक्रिया में। पहला सही है। दूसरा, फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप फीडबैक या फिर टेस्टिंग ऑफ द लर्नर कब करोगे? जब आपने प्री एक्टिव और इंटरएक्टिव में, प्री एक्टिव में आपने प्लान बनाया, इंटरएक्टिव में आपने इंटरेक्शन किया, पढ़ाया, पोस्ट एक्टिव में आप इवेल्युएशन और फीडबैक की बात करते हो, तो बिल्कुल ठीक है। फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सक्रिय होने के बाद के चरण में लक्ष्यों और विषय वस्तु को निर्धारित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि आपका गोल क्या है ना, किस तरह का कंटेंट आपको डिलीवर करना है। कह रहा है पोस्ट एक्टिव स्टेज में करते हो, नहीं, ये पहले से प्री एक्टिव स्टेज में हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरह का हमारा गोल क्या है, किसको हम पढ़ा रहे हैं। ये पूरा प्लानिंग होता है, ये प्री एक्टिव में होता है, नॉट पोस्ट एक्टिव में। तो इसको काट देंगे। डी ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी कि उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन शिक्षण के सक्रिय चरणों के बाद किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जब टेस्टिंग की बात आती है तो टेस्टिंग तो लास्ट में या इवेल्युएशन लास्ट में किया जाता है, तो जो प्रॉपर डिवाइस की कैसे उसका टेस्टिंग करना है, ये पोस्ट एक्टिव में होगा। तो बिल्कुल सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल ठीक है। और ई ऑप्शन कह रहा है, डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, ये प्री एक्टिव में होता है जब प्लानिंग करते हैं। तो ई कट गया, यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन ए, बी और डी हो गया। और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ए बी डी, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। और ये कौन सा टॉपिक है, क्लियर हो गया। जब हम लेवल की बात करते हैं, है ना, एक तो वो वहां मिक्स मत कर देना, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल वो अलग है। एक फेजेस की बात करते हैं, प्री एक्टिव, इंटरमीडिएट या इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, वहां से ये क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताना, आ गया है तो भी कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। पहला है टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का प्रकार है यहाँ पे। उसके बाद ये रिलेटेड, किससे रिलेटेड कर रहा है, किससे रिलेट करता है। और यहाँ ये थॉट प्रोसेस या ये अप्रोच या प्रपोजल ये किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि मनोयौन विकास, ये किसके साथ मैच करेंगे? ये सीधा सीधा एनल स्टेज के साथ मैच होगा, बिल्कुल ए के साथ होगा 2, ठीक है। उसके बाद है साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि मनोसामाजिक विकास, जब साइको सोशल डेवलपमेंट, सोचिए अब इसमें क्या कोशिश कर रहा है कि आइडेंटिफाई करना अपने आप को वर्सेस रोल कंफ्यूजन होना, क्योंकि साइको सोशल डेवलपमेंट है, ऊपर वाला है सेक्सुअल डेवलपमेंट, जहां पे हमने एनल स्टेज की बात की है। तो यहाँ साइको सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, यानी कि आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि बी का 1 आ जाएगा और ए का 2 और बी का 1। तो लास्ट ऑप्शन ही हमें दिख रहा है, बिल्कुल। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, तो दैट विल बी द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि सी का 3 हो गया। और मोरल डेवलपमेंट, यानी कि रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा, मोरल एथिकल ये चीजें मैच हो रही है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। नैतिक विकास, यानी कि नैतिक दुविधा का समाधान, डी के साथ 4, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। और बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, नोट कर लेना बिल्कुल बढ़िया से, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है, जिसमें हमें एनल स्टेज की बात की है, ये किसने प्रपोज किया? प्रपोज बाय सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये बेसिकली प्रपोज किया गया है ना, याद रखना। एनल स्टेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ हिज थ्योरी। उनकी जो सिगमंड फ्रॉइड है, इसकी जो सेकंड स्टेज है वो क्या है? एनल स्टेज है, ये ध्यान रखना। और साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमने मैच किया है आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, वो प्रपोज्ड बाय एरिक इरिक्सन, ये भी याद रखना है। दिस इज द 5th स्टेज।
जो उसकी टिपिकली अकरिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस में होता है, और इनकी जो थ्योरी है उसका 5th स्टेज है ये साइको सोशल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके साथ हमने मैच किया था हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये प्रपोज्ड है जीन पियाजे के द्वारा, है ना। ये हम पढ़ते हैं बिल्कुल थ्योरेटिकल, सारी बातें इसमें थ्योरी को, जब हम डिटेल में थ्योरी की बात करते हैं तो सारी थ्योरीज को पढ़ते हैं। मॉरल डेवलपमेंट, रिजॉल्विंग एथिकल डायमेला, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये प्रपोज किया। ये इनके नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि सीधा सीधा पूछते हैं कि ये थ्योरी है वो किसने प्रपोज की है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, रचनात्मक सोच प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। देखो, सबसे पहले तो मुझे सीधा सीधा लग रहा है कि आपकी कोई भी सोच है, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले तो ये आएगा। और लास्ट में क्या आता है? देखो, इवेल्युएशन लास्ट में हो रहा है, और इवेल्युएशन जब हम करते हैं तो उसके बाद में कुछ चीजें हमें रिवाइज करनी है। क्या पता लगेगा ना कि हमने ये मूल्यांकन करके ये आया और हमें लगा अच्छा ये चीज आई है, तो चलो कुछ रिवीजन करने की जरूरत है। तो बी और डी सबसे लास्ट में, यानी कि डी पहले बी फिर डी, तो ऐसा ऑप्शन देखिए, पहले बी और डी, ये राइट ऑप्शन यही बन गया, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ए सबसे पहले प्रिपरेशन आएगा, उसके बाद बेसिकली उस ई यानी कि इंक्यूबेशन यानी कि उद्भवन उसके बाद में है, सी यानी कि इल्यूमिनेशन के बाद, बी यानी कि इवेल्युएशन, और उसके बाद लास्ट में आ गया रिवीजन। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 हो गया। एक एक स्टेजेस के बारे में बिल्कुल ध्यान से, ऐसे देखो कितना बढ़िया से रीजनिंग से ये क्वेश्चन बन रहा है ना। सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे किसी भी चीज की, उसके बाद चीजों को इवेल्युएट करते हैं, है ना, फाइनली इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएशन में कुछ पता लगता है तो चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसी से ही ये ऑप्शन बन गया बी और डी से लास्ट में, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। और इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि चारों का मतलब क्या है ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रिपरेशन है ना, यू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रिपरेशन में क्या होता है? समस्या को समझना और जानकारी इकट्ठा करना, सबसे पहले प्रिपरेशन में ये आएगा। उसके बाद इंक्यूबेशन यानी कि उद्भवन की बात है, यू स्टेप अवे लेटिंग योर सबकॉन्शियस प्रोसेस द डाटा। ऐसा होता है क्या? विचार को अवचेतन मन में छोड़ देना, एक बार काम में ब्रेक ले लेना, ठीक है। उसके बाद है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति का मतलब है, दिस इज अहा मोमेंट, है ना, वेयर द सॉल्यूशन सडनली अपीयर्स, यानी कि अचानक से विचार या समाधान दिमाग में आ जाना। अच्छा, इसका मतलब ये होना चाहिए। इवैल्यूएशन फिर क्या है? यू क्रिटिकली असेस द आइडियाज फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि मूल्यांकन, विचार की जांच करना कि वह कितना सही या व्यवहारिक है। उसके बाद फाइनली रिवाइज करना, यू रिफाइन एंड पॉलिश द सॉल्यूशन फॉर इट्स फाइनल फॉर्म, अंतिम रूप से देने के लिए विचार में सुधार या बदलाव करना। तो ये सीक्वेंस था, बिल्कुल समझ में आ गया। और हो सकता है कि एक एक स्टेटमेंट से मैच करने के लिए भी पूछा जा सके, ठीक है। तो ध्यान रखना है और पेन कॉपी लेके बैठा करो और कमेंट में बताया करो कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, डिस्कस किया करो, तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। और ये सीरीज हम एग्जाम तक चलाएंगे, डिपेंड्स योर ऑपरेशन, कि आप कितना कॉपरेट करते हो, कितना आपको चीजें ठीक लगती है, इस पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे कंसेप्ट मैपिंग है, यानी कि इसको अगर हिंदी में बात है संप्रत्यय मानचित्र बोलते हैं, तो इसके साथ क्या मैच होगा? सीधा का सीधा लिख रखा है कंसेप्ट मैपिंग, दिस इज द ग्राफिकल टूल। कंसेप्ट मैप पे ले आ गया ना, मैप ग्राफ थोड़ा मैच कर रहे हैं ना, तो कंसेप्ट मैपिंग इज द ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान और को व्यवस्थित करने और निरूपित करने के लिए ग्राफिकल टूल है ये, ठीक है। 5E बेस्ड जो लेसन प्लानिंग होती है, लेसन प्लानिंग होती है 5E बेस्ड, है ना, यानी कि 5E का क्या मतलब है, किसी को पता है तो बताना। 5E कौन कौन सी है मैं बताऊंगा भी इस क्वेश्चन के बाद, पहले मेरे से पहले आप बताओ, है ना। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, 5E बेस्ड जो लेसन प्लानिंग है बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, रचनात्मक दृष्टिकोण है। ए का 1 आ गया, बी का 2 आ गया, और इस तरह का जो ऑप्शन है मुझे सेकेंड ही दिख रहा है, बिल्कुल सेकेंड ही है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया आधारित पाठ योजना, ये एक बिहेवियरल अप्रोच है ना, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ये हो गया। और यूनिट प्लान में क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सीधा सीधा शब्दों से सारा खेल टीचिंग एप्टीट्यूड में शब्दों का है, वर्ड्स का, ये पहचान गए तो सारी चीजें हो जाएगी। यानी कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, सी का 4 है सॉरी, और डी का 3 है, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी द सेकंड ऑप्शन, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब 5E की बात कर रहे थे, क्या है 5E मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये पूछा जा सकता है अलग से, क्योंकि एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि 5E में ई का क्या मतलब है, एक सीक्वेंस में लगा दिया था। तो 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग मैचेज विद कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, और 5E में क्या है? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन,
एलैबोरेट, इवेल्युएट, दीज आर 5 E, ये ध्यान रखना है। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट, इवेल्युएट, दीज आर 5E, और ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव, निम्नलिखित में से कौन जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो बाकी के सारे, अब हंगर है, भूख है, ये बायोलॉजिकल मोटिव ही है ना, शरीर की ये एक वो है बायोलॉजिकल मोटिव है। और तो जैसे अचीवमेंट है, पावर है, एफिलिएशन है, ये एक सोशली एक आपको बेसिकली मोटिव होता है कि समाज में मुझे ये अचीव करके दिखाना है, ये पावर चाहिए। लेकिन जो बायोलॉजिकल है वो मोटिव क्या है, हंगर है। तो राइट ऑप्शन क्या है, हंगर, बिल्कुल इजी विजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के व्यवहारवादी मॉडल की आलोचना नहीं है। नोट है ना, ये ध्यान रखना, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बताना है। पहला, it doesn't take into account important internal process that take place in mind, यह महत्वपूर्ण आंतरिक प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता है जो दिमाग में होती है। ये एक उसका क्रिटिसिज्म है। बिहेवियरल जो मॉडल है, बिहेवियर मॉडल के बारे में हम बात करते हैं तो ये तो क्रिटिसिज्म है कि ये इंपॉर्टेंट इंटरनल प्रोसेस है ना, उनको बेसिकली नहीं लेता अकाउंट में। तो ये तो, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट द क्रिटिसिज्म, तो ये तो क्रिटिसिज्म है। सेकंड ऑप्शन, इट डजंट एप्रोप्रिएट फॉर हायर ऑर्डर लर्निंग, यह उच्च क्रम सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ये भी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि व्यवहारवादी जो बिहेवियरिस्ट मॉडल है इसमें देखो इंपॉर्टेंट इंटरनल प्रोसेस को छोड़ देते हैं, बेसिकली ये क्रिटिसिज्म है। और ये एप्रोप्रिएट नहीं है हायर ऑर्डर लर्निंग के लिए, ये भी क्रिटिसिज्म है। आगे थर्ड ऑप्शन, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लोअर ऑर्डर लर्निंग, यह निचले क्रम के सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि लोअर ऑर्डर के लिए तो ये सबसे सुटेबल माना गया है जो बिहेवियर्स मॉडल है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, आपको याद आया, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लोअर ऑर्डर लर्निंग, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है ना। तो और बाकी लास्ट वाला भी क्रिटिसिज्म है, लर्निंग इज समथिंग बियॉन्ड द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि बिहेवियर जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात ही करता है, लेकिन कुछ उससे ऊपर भी जाके चीजें हैं, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। इसका क्रिटिसिज्म कौन सा नहीं है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लोअर ऑर्डर लर्निंग, ये नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लोअर ऑर्डर लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा था ऑफ द बिहेवियर मॉडल, बिकॉज बिहेवियरिज्म एक्चुअली कंसिडर्ड हाईली इफेक्टिव फॉर लोअर ऑर्डर लर्निंग, ये हाईली इफेक्टिव है बिहेवियर मॉडल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना है, एकाग्रता को बिल्कुल बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है एकाग्रता, है ना, कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है, अरेंज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कोग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर स्किल्स। अब ये देखो कोग्निटिव डोमेन की बात है, अब यहाँ पे तीनों डोमेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोग्निटिव भी पूछे जाते हैं, साइकोमोटर से भी पूछे जा रहे हैं, अफेक्टिव से, तो बड़ा जबरदस्त हो जाता है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। तो कोग्निटिव डोमेन में आपको लोअर से आपको हायर ऑर्डर की बात की है, तो देखो हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो इवेल्युएशन और सिंथेसिस हायर ऑर्डर में आता है, तो यानी कि ये सबसे हायर ऑर्डर में है, बी और ए, तो बी और ए देखिए लास्ट में इसमें है ना, ये हायर ऑर्डर में है, तो राइट ऑप्शन तो सीधा का सीधा सेकंड बन गया। आपको नीचे अगर कंफ्यूजन है तो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस, और इसके बाद इवेल्युएशन की बात होगी। तो राइट ऑप्शन विल बी द सेकंड। देखो बिल्कुल इजी तरह से अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन का फंडामेंटल को पढ़ो, थियोरिटिकल चीजों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरिया रेफरेंस टेक्सटिंग, सीआरटी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है जब हम बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, समेटिव की बात करते हैं, इप्सेटिव की बात करते हैं, तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, आपको पता है ना कि उस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं, क्राइटेरिया सेट कर दिया है। लेकिन यहाँ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग, बिल्कुल ठीक बात है, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है। सेकंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग, ये बात भी करेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। थर्ड, इट्स प्रिंसिपल यूजेस आर इन मास्टरी टेस्ट,
बिल्कुल इसका जो प्रिंसिपल है मास्टरी टेस्ट के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं, तो ये भी ठीक है। इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये नॉर्म रेफरेंस जो होता है इंडिविजुअल वाला, जहाँ रैंकिंग वगैरह आती है, ये क्राइटेरिया रेफरेंस में नहीं होता है। तो नॉट करेक्ट ही आपको बताना था। तो राइट ऑप्शन विल बी द, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग, ये टीचर सेंटरिंग होता है, चीजों को ट्रांसमिट करना है ना। इसका आपको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो पढ़ते हैं ना। असेंडिंग ऑर्डर की बात करनी है तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे भी इसको डिटेल में। सबसे पहले इसमें एक्सपोजर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आएगा एक्सपोजर के बाद प्रोसेसिंग, ठीक है, और सबसे लास्ट में लर्निंग आता है। तो इस तरह का ऑप्शन मेरे पास फोर्थ ऑप्शन बन गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले मेरे पास आएगा एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है प्रोसेसिंग, उसके बाद है मेरे पास कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद है रिकॉल और उसके बाद है लर्निंग। यानी कि राइट ऑप्शन होगा ACDBE। अब एक एक चीज का मतलब भी समझ लो, है ना। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग, इट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में नोट करो अगर नोटबुक है तो, और कमेंट में बताते रहो कि क्या सब ठीक चल रहा है, बढ़िया से समझ आ रही है सारी चीजें। देखिए, इन द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग द स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन फॉलोइंग ए सीक्वेंशियल टीचर सेंटर्ड प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज पास टू द लर्नर। यानी कि अधिगम के संचरण मॉडल में ग्रहण करने के चरण एक अनुक्रमिक शिक्षण केंद्रित प्रक्रिया, शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, जहां सूचना शिक्षार्थी को दी जाती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए एक्सपोजर की बात करते हैं, एक एक के वर्ड को आप समझना। एक्सपोजर, दिस इज द इनिशियल स्टेज वेयर द लर्नर इज इंट्रोड्यूस टू न्यू मटेरियल और स्टिमुलाई। यानी कि एक्सपोजर या संपर्क या प्रकटीकरण क्या है, शिक्षार्थी को पहली बार नई जानकारी या सामग्री के सामने लाया जाता है कि ये चीजें हैं, नई जानकारी है, यानी कि उसको एक्सपोजर किया जाता है, बिल्कुल। उसके बाद सेकंड प्रोसेसिंग, यानी कि द मेंटल एक्टिविटी वेयर द लर्नर बिगिन टू ऑर्गेनाइज एंड लिंक द न्यू इंफॉर्मेशन विद द प्रायर नॉलेज। यानी कि शिक्षार्थी उस जानकारी को मानसिक रूप से व्यवस्थित करना शुरू करता है कि मैंने पुराना सीखा है, उसमें नया सीखा है, क्या चीजें अच्छे से इसको ऐड करूं मैं। ऐसा आप करते हो ना, कोई नई चीज आपको दिखाया, एक्सपोजर किया कि अच्छा ये मैं इसके बारे में जानता हूं, यानी कि प्रोसेसिंग चल रहा है। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन, दिस स्टेज वेयर द लर्नर अंडरस्टैंड द मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि समझ या बोध, यानी शिक्षार्थी दी गई जानकारी का अर्थ क्या है, उस संदर्भ, उसके किस संदर्भ में इसको यूज करना है, उसकी गहराई को समझेगा। उसके बाद है रिकॉल करना, द एबिलिटी टू रिट्राइव एंड यूज द अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी व्हेन नीडेड। यानी कि स्मरण, रिकॉल, सीखी गई जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर याद करने या पुनः प्राप्त करने की क्षमता, दिस विल बी द रिकॉल। और फाइनली है लर्निंग, द फाइनल स्टेज where the knowledge is integrated into the cognitive framework and result in the permanent change in behavior और understanding। बहुत आराम से सटीकता के साथ समझना है, इन्हीं वर्ड से क्वेश्चंस आते हैं। क्या है, अंतिम चरण जहां ज्ञान पूरी तरह आत्मसात हो जाता है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। और स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज आना ही तो लर्निंग होती है, टेम्परेरी चेंज आता है वो कोई लर्निंग नहीं होती है। और लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स में जब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठाया गया है, याद रखना। एक्सपोजर, प्रोसेसिंग, कॉम्प्रीहेंशन, रिकॉल और लर्निंग, दिस विल बी द ट्रांसमिशन मॉडल, है ना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और आपने जो नोटबुक ले रखी है उसमें लिखो, मेरे मुंह की तरफ मत देखो, लिखो उसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, आप पेपर देने जाओ ना, ये नोट और ये सब चीजें पढ़ के रखना कि ये नोट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। पहला क्या कह रहा है, ऑपरेंट बिहेवियर इज इमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई। ये बिहेवियर, ये थ्योरी हम सब पढ़ते हैं, क्रियात्मक व्यवहार विभेदक उद्दीपकों की उपस्थिति में प्रदर्शित होता है। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है जब हम ऑपरेंट बिहेवियर की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है लर्निंग इज द इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। सीखना दीर्घकालिक स्मृति में सूचना का भंडारण है, ये भी ठीक है, आपको नॉट करेक्ट पूछा है। लैंग्वेज डजंट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, यहीं पे गड़बड़ हो गई। भाषा आत्म नियमन में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ये गलत है, भाषा का तो बहुत बड़ा रोल है। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और आपसे यही पूछा है कि नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट।
लास्ट वाला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार अप्रतिबिंबित उद्दीपकों की उपस्थिति में उत्पन्न होता है, यानी कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज एलिसिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई। अब ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, जो ये स्टेटमेंट ठीक है, जैसे ओपेरेंट बिहेवियर वाला ठीक है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर वाला ठीक है, ये लिख के रखना है और इसको समझना है कि कौन सी थ्योरी में हमने पढ़ा था, ये ठीक कैसे है ना। आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या चीजों को, है ना। ये कनेक्शन करिए, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, आगे मैच में दे देंगे क्वेश्चन। तो प्लीज ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बस आपने बस ऑप्शन देख लिया, अच्छा ये था मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इन्हीं ऑप्शन से गहराई से क्वेश्चन बनेंगे, तो हर ऑप्शन को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। चलो करते हैं मैच। यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात की है, स्टीरियोटाइपिंग रिप्लेसमेंट करना है, यानी कि रूढ़िवादिता का प्रतिस्थापन करना है। तो कैसे करोगे, है ना। तो अगर हम नॉन स्टीरियोटाइपिंग एग्जाम्पल को इंश्योर कर देंगे, सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्लान ए हैड इन टीचिंग टू इंश्योर नॉन स्टीरियोटाइपिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि शिक्षण के में पहले से योजना बनाएं ताकि रूढ़िवादी उदाहरणों से बचा जा सके। पहले से ही ये योजना बनाएं तो स्टीरियोटाइपिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल ए के साथ 3 मैच हो जाएगा, है ना। चलो बी के साथ देखिए, काउंटर स्टीरियोटाइपिंग इमेजिंग की बात कर रहा है। तो ये क्या रहा है, लर्न अबाउट ए रेंज ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि काउंटर स्टीरियोटाइपिंग, प्रति रूढ़िवादी छवि, विभिन्न सामाजिक समूह के व्यक्तियों के बारे में जाने। तो ये काउंटर हो गया ना, अलग अलग से जानोगे तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो स्टीरियोटाइप इमेज को आप काउंटर कर पाओगे। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि रूढ़िवादिता सोच को। बी का 2 हो गया। इंडिविजुअलाइजिंग है ना, यानी कि व्यक्तिकरण। आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट देमसेल्व्स ड्यूरिंग क्लास, विद्यार्थियों से कहें कि वे कक्षा के दौरान अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। इंडिविजुअलाइजिंग, सी का 4 आ गया, है ना, बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअलाइजिंग है ना, अपने बारे में बताना, सही है, सी का 4। डी पर्सपेक्टिव टॉकिंग है, ये तो सीधा का सीधा 1 बच गया। बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, कक्षा में छात्रों के प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के बारे में जानने के अवसर विकसित करना, यानी कि 4th ऑप्शन हो गया। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 राइट ऑप्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा रुकना है, इस क्वेश्चन के बाद में रीथिंक करना है, क्या मुझे पता था या आज ही पता चला है। अगर आज ही पता चला है तो क्या चीज मैंने नया सीखा, ये नहीं कि फटाफट आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। देखो सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ फाइट करो, आत्मचिंतन करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। प्लीज ये ध्यान रखना, मैं हर बात आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। जहां डाउट हो कमेंट में बताओ, कनेक्ट करने की कोशिश करो मैक्सिमम, कि आपको कितना कनेक्ट चीजें पूछनी है। प्लीज रिलैक्स होकर सारी चीजों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, शिक्षण के गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है डायनेमिक, है ना, सीधी की सीधे की कोई चीज है ना रुकी हुई नहीं है। डायनेमिक अप्रोच, टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, अध्यापन है ना मैंने व्याख्यान आधारित हो, ये तो मुझे डायनेमिक अप्रोच नहीं लग रहा। टीचर शुड बी एनर्जेटिक, शिक्षण ऊर्जावान हो, अच्छा बात है, लेकिन डायनेमिक अप्रोच को देखना है हमें। टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, छात्र शिक्षक हितैषी होना चाहिए, अच्छी बात है। डायनेमिक, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज, ये डायनेमिक अप्रोच है कि स्टूडेंट भी मूव कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज। ऊपर वाला सारा टीचर सेंटर्ड की सी बात हो रही थी, तो डायनेमिक की बात करें तो स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। 4th विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, डायनेमिक अप्रोच आपकी है क्या, डायनेमिक अप्रोच, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल बी अफेक्टेड इफ ए चाइल्ड डजंट वांट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन एज और ही और सी फील शाय। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता है क्योंकि वह शर्मीला महसूस करता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। तो सीधा सीधा है कि दूसरों के साथ वो जुड़ना नहीं चाह रहा, दूसरों के साथ बच्चा खेलना नहीं चाह रहा, तो सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विकास, है ना, सोशली डेवलप नहीं हो पाएगा। और आजकल बच्चे देखना बाहर खेलते नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं और मेंटली कितना डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि उसमें चीजें आपने देखा होगा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट इरिटेटिंग बिल्कुल होते हुए रहते हैं बच्चे। बाहर जाना, खेलना, लोगों से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, दिक्कत बढ़ेगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, रिवाइज देखना ये है ना,
हम बात करते हैं ना ब्लूम टेक्सोनॉमी में एक ओल्ड और एक रिवाइज के बारे में पूछा है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट फॉर द लर्नर, है ना। रिवाइज में क्रिएट करना चीजों को हाईएस्ट माना गया है, याद करिए, यानी कि चीजों को बनाना सबसे हाईएस्ट माना गया है। तो मुझे आप कमेंट में बताओ जो ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें क्या सबसे हाईएस्ट माना गया था लर्नर के लिए। प्लीज ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्ड में क्या माना गया था आपको बताना है। ये तो रिवाइज में क्रिएट का है, कमेंट करोगे, इंटरेक्शन करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जग सुना सुना है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, गैर परंपरागत लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित है। गैर पारंपरिक यानी कि जो परंपरा में नहीं चली आ रही। ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स टाइम, ये तो कन्वेंशनल परंपरा में चली आ रही है। नॉन कन्वेंशनल पूछना है। टीचर सेंटर लर्निंग पढ़ते ही आ रहे हैं, ये भी चला आ रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस, ये भी चलता आ रहा है। नो फिक्स्ड करिकुलम, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, करिकुलम पाठ्यचर्या नहीं, ये एक नई अप्रोच है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल है, किसी भी टाइम कैसे भी अपने हिसाब से पढ़िए, ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। तो आप लोग मुझे ये बताइए, जबरदस्त वाली तैयारी हो रही है ना, बढ़िया से लग रहा है। अब मैं बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। सब बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दे, जो आपको फ्री में ही करना है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो PYQs का बैच हमारी वेबसाइट और ऐप पे लॉन्च हो चुका है पेपर 1 की 10 यूनिट्स के लिए। और PYQs के साथ थ्योरेटिकल पार्ट को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जून सेशन के लिए। कहाँ पे, अपनी वेबसाइट www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बिल्कुल शांति के साथ चित्त को रिलैक्स करके सारे काम करने हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना है। मैक्सिमम जुड़ाव रखिए, तभी बात बनेगी, तभी आपकी मन की बात में जान पाऊंगा। और अपने चित्त को शांत रखना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है और काम करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर। UGC नेट JRF पेपर 1 की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले।